हेलो बच्चों। बच्चों आज हम काइनेटिक्स का फोर्थ लेक्चर कर रहे हैं और इसमें हम पढ़ेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। अभी हमारा मोशन इन 1D चल रहा है। आई होप बच्चों पिछले लेक्चर्स आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। कहीं भी अगर आपको लगता है कि सर इसमें प्रैक्टिस की और ज़रूरत है तो हम आप लोग के लिए डेट्स एक पूरा का पूरा क्वेश्चन शीट लेके आएंगे और उसको अलग से कराएंगे। बच्चों मैंने जो स्ट्रेटजी फॉलो की है वो ये की है कि पहले आपको कॉन्सेप्ट इन कंसाइज मैनर बता दूं, मतलब जो भी हमारे कॉन्सेप्ट हैं नीट में वो कॉन्सेप्ट बता दिया। एक बार कॉन्सेप्ट अच्छे से समझने के बाद आप क्वेश्चन में एफर्ट लगा सकते हैं, ठीक है। और फिर अगर आप एक क्वेश्चन सीट करते हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप लगा पाएंगे। क्लियर? तो बच्चों आज हम मोशन इन अंडर ग्रेविटी करेंगे। ओके, तो मैंने आपको बताया था कि मोशन अंडर ग्रेविटी जब हम स्टडी करते हैं तो इसमें अदर फोर्सेस जैसे एयर रेजिस्टेंस है और दूसरा कोई भी फोर्स कंसीडर नहीं किया जाता है। हम कंसीडर करेंगे सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। दूसरी बात देखो बच्चे, अब इसमें कुछ अजम्पशंस हैं, जैसे ग्रेविटी जो जी है, ठीक है, हम एक लिमिटेड हाइट तक ऑब्जेक्ट को मान रहे हैं ताकि स्मॉल जी की वैल्यू कांस्टेंट रहे, ठीक है, क्योंकि आप लोग जानते हो कि हाइट के साथ साथ जी में वेरिएशन होता है। बट बच्चों अगर हम 200, 300, 400 मीटर या 500 मीटर तक भी लेते हैं तो जी में बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट वेरिएशन नहीं होता है। क्लियर? तो अब देखिए कुछ असम्पशन आपको मानना है कि मोशन अंडर ग्रेविटी में जो फोर्स लग रहा है वो सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, राइट, और जी कांस्टेंट रहेगा। तो बच्चों ये यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन हो गई, ठीक है। यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन अगर है तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये भी पता चल गया कि हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं। फिर इसके बाद देखिए, एक बार ऑब्जेक्ट को आपने थ्रो कर दिया, ठीक है, उसके बाद एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेंगे तो दूसरी डायरेक्शन को नेगेटिव मानेंगे फॉर द होल जर्नी। फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट को हमने ऊपर फेंका, ठीक है, ऊपर फेंका और अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया। तो बच्चे कई बार बच्चा सोचता है कि जैसे ऑब्जेक्ट को आपने ऊपर फेंका और कहीं हाईएस्ट पॉइंट पे जाके रुक गया, फिर ऑब्जेक्ट नीचे आने लगा, है ना। तो ये पार्ट और ये पार्ट वो अलग अलग स्टडी करता है। तो बच्चों 11th लेवल या नीट लेवल पर आपको अलग अलग स्टडी करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो अब आप देखिए इसके क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहला ये है मोशन अंडर ग्रेविटी में, मोशन अंडर ग्रेविटी में सबसे पहले जी मानेंगे हम कांस्टेंट, ठीक है। तो ये हो गई यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन। अब देखिए, मान लो बच्चों आप किसी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हो किसी वेलोसिटी u से, तो कैसे हम इसको देखेंगे ये समझना। सबसे पहले हम देखते हैं एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड्स फ्रॉम ग्राउंड। केस फर्स्ट, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड्स फ्रॉम ग्राउंड, ठीक है। अब क्या होगा बच्चों, जैसे यहां से ऑब्जेक्ट को आपने थ्रो किया ग्राउंड से अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ऑब्जेक्ट जाएगा ऊपर की तरफ। अब आप देख सकते हैं यू ऊपर है बट इस पे बच्चे mg नीचे लगता है। ऑब्जेक्ट पे mg कहां लगता है? नीचे। तो जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगता है उस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होगा। तो बेटा एक्सीलरेशन हुआ डाउनवर्ड्स, राइट। अगर हमने अपवर्ड को पॉजिटिव माना है तो डाउनवर्ड एक्सीलरेशन जो है a, उसको हम लिखेंगे -g। क्लियर? अब होगा क्या, ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो बच्चे जब तक u और g अपोजिट रहेंगे स्पीड घटेगी।
तो जब भी बच्चों वेलोसिटी और एक्सीलरेशन अपोजिट साइन के होते हैं, स्पीड विल डिक्रीज। ये धीरे धीरे डिक्रीज होके टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा। यहां पे बच्चों वेलोसिटी, जैसे इसको पॉइंट को हमने ए बोला, इस पॉइंट को हम बी बोल देते हैं। एट बी जो बच्चे होगा वेलोसिटी हो गई 0 और एक्सीलरेशन अभी भी काम करेगा -g। तो काइनेटिक्स में एक क्वेश्चन आता है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 हो बट एक्सीलरेशन नॉन जीरो हो। तो बेटा ये वो केस है जब वेलोसिटी तो 0 है, इट इज टॉप मोस्ट पॉइंट, बट एक्सीलरेशन अभी भी नॉन जीरो है। अब क्या हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड आने लगी, तो बच्चे मैं यहां शो कर रहा हूं, जब डाउनवर्ड आ रही है तो वेलोसिटी और एक्सीलरेशन दोनों की डायरेक्शन हो गई सेम। जब दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई तो अब क्या होगा, अब बच्चे स्पीड अप होगा, स्पीड इसकी बढ़ेगी। ठीक है, तो अगर हम देखें कि इनिशियली यू वेलोसिटी से थ्रो किया और फाइनली ये यहां पहुंची, तो ये यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन का केस है ना। तो बच्चों अगर हम देखते हैं इसमें, नंबर 1 मैक्सिमम हाइट अटेंड अगर निकाला है, मैक्सिमम हाइट अटेंड, तो बच्चों इसमें हम क्या लगाएंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब देखिए हाईएस्ट पॉइंट पे बच्चों वेलोसिटी हो गई 0, ये हो गया यू स्क्वायर और -2gh, h हमने डिस्प्लेसमेंट लिया, तो बच्चे h मैक्सिमम जो आया यहाँ पे इट इज यू स्क्वायर अपॉन 2g, इतनी हाइट तक ऑब्जेक्ट जाएगा। ठीक है, ये रिजल्ट आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं अब, है ना। दूसरा बच्चों अगर हम देखें कि टाइम कितना लग रहा है, ठीक है, टाइम टेकन टू रीच अप टू मैक्सिमम हाइट, अप टू मैक्सिमम हाइट, ठीक है। तो बच्चों देखो अब आप यहां पे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हो, v एट b, ये पोजीशन v है, इक्वल टू u प्लस ए टी, इसको मैं t1 कर रहा हूं कि t1 टाइम लेता है ऊपर जाने में। बच्चों यहां वेलोसिटी हो जाएगी 0 हाईएस्ट पॉइंट पर, u हमारे पास है -gt1, तो t1 आएगा हमारे पास, t1 आ जाएगा कितना, u अपॉन g। तो बेटा देखो इतने टाइम में वो ऊपर पहुंच जाएगी हाईएस्ट पॉइंट पे, है ना। अब इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम देखें टोटल टाइम ऑफ जर्नी, तो जितना टाइम ऊपर जाने में लगा उतना ही टाइम नीचे आने में लगेगा। ठीक है, तो टोटल टाइम ऑफ जर्नी अगर हम देखें, टोटल टाइम, बेटा टी इक्वल हो जाएगा ट्वाइस ऑफ t1, दैट इज t इक्वल टू 2u अपॉन g, राइट। अब इसमें बच्चों ये मोशन अंडर ग्रेविटी हमने सबसे पहली केस की है कि ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से थ्रो किया गया और ग्राउंड तक आती है। अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें मोशन का, मैं प्लॉट कर रहा हूं बच्चों डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है। आप पोजीशन टाइम ग्राफ भी बोल सकते हो। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। बच्चों जहां हमने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है उस पॉइंट को अगर हम इनिशियल पोजीशन मान लें, है ना, तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट दूर जा रहा है पोजीशन बढ़ती जा रही है अपवर्ड, ठीक है। तो यहां पर हमारा इनिशियल पोजीशन ओरिजिन है, तो जो पोजीशन होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा। क्लियर। तो बेटा देखिए यहां हम देखें डिस्प्लेसमेंट और यहां ले लेते हैं टाइम, ठीक है। पहले बच्चे रिटार्डेड मोशन है, जब ऊपर जा रहा है तो स्पीड डिक्रीज हो रही है, और रिटार्डेड मोशन में ग्राफ टाइम एक्सिस के सिमेट्रिक होता है। तो बेटा ऐसा ग्राफ होगा, ये वो टाइम है जब ऑब्जेक्ट हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंच गया, और ये वैल्यू अपनी आई है u² अपॉन 2g।
अब यहाँ पे हाईएस्ट पोजीशन पे बच्चों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, मतलब वेलोसिटी हुई 0। अब डाउनवर्ड्स आएगा तो उतना ही टाइम नीचे आने में लगेगा, तो बच्चों ये ऐसे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ t1। बेटा ऐसा इसका ग्राफ आएगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ लें, सेकंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो बच्चों जब ऊपर ऑब्जेक्ट जा रहा है तब तक वेलोसिटी पॉजिटिव है बट डिक्रीजिंग है ना। एक्सेलरेशन इसका कांस्टेंट है, इसलिए वीटी ग्राफ आपको एक लाइन मिलेगी, स्ट्रेट लाइन। ये बच्चे v वर्सेस t। हम देख सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी ये है u। अब ये क्या होगा बच्चे, u लीनियरली डिक्रीज होगा, डिक्रीज हुआ। यहां टाइम t1 है जब ऑब्जेक्ट हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंच चुकी है, तो देखिए t1 टाइम पे वेलोसिटी क्या हो गई, 0। अब उसकी डायरेक्शन चेंज होगी और ऑब्जेक्ट नीचे आएगा, उसी रेट से स्पीड बढ़ेगी, मतलब एक्सेलरेशन थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट है। बेटा आगे बढ़ता जाएगा उतना ही टाइम लेगा ग्राउंड तक आने में, तो ये हो गया 2t1। तो बच्चे ये हुआ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब अगर हम देखें एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में आप देखेंगे कि एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है थ्रू आउट द मोशन और डाउनवर्ड है। तो बच्चों डाउनवर्ड को हमने नेगेटिव लिया है, तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ अगर हम इसका देखें, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, तो बच्चों एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी पैरेलल टू टाइम एक्सिस, राइट। तो ये बच्चे ऐसे जाएगा लाइक दिस इज -g, ये ओरिजिन है ना। ये हमारा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ मिलेगा। अब इसके बाद अगर आपसे बोला जाए कि स्पीड टाइम ग्राफ क्या है, क्या मांगा जाए, स्पीड टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो बच्चों देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क है। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है ना, तो डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकती है। और देखिए क्या है, फॉर एग्जाम्पल बच्चे जैसे ऑब्जेक्ट यहां से ऊपर तक गया था, मान ले 100 मीटर चला, तो जब ऊपर से नीचे आएगा तो फिर डिस्टेंस बढ़ेगी, तो 100 + 100 200 मीटर, जबकि डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, है ना। तो अब देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे बनता है बच्चों। डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं हम, ये बच्चों हमारा डिस्टेंस और यह टाइम। तो पहले हमने यहां ओरिजिन माना था, यहां पे डिस्टेंस 0 है, t = 0 पे ये ऑब्जेक्ट ऐसे गया, बेटा ये हाईएस्ट पोजीशन हुई t1 टाइम। अब हमारा जो ग्राफ ये था आगे, अब इस ग्राफ का बच्चे ये सिचुएशन ऐसे हो जाएगी, जस्ट मिरर इमेज। तो अब देखिए क्या होगा, यहां पे बच्चों अगर ये जो डिस्टेंस है ये h है, तो ये हो जाएगा 2h, है ना। तो अगर ये 100 मीटर होता तो यहां से यहां तक 200 मीटर होता। तो बच्चे डिस्टेंस टाइम ग्राफ में इस पार्ट का मिरर इमेज आ जाएगा। फिर अभी हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट किया था, अगर हम स्पीड टाइम ग्राफ प्लॉट करें, कौन सा, यहां ले लें बच्चों स्पीड और यहां ले लें टाइम। तो स्पीड टाइम ग्राफ में क्या हुआ, यहां से बच्चे स्पीड डिक्रीज हो रहा था, ये हुआ, है ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी ऐसी था। लेकिन सेकेंड पार्ट में t1 के बाद ये आगे गया था नेगेटिव में। स्पीड बच्चों नेगेटिव नहीं होती है, तो अब क्या होगा, उसी रेट से स्पीड बढ़ेगी जिससे घट रही थी, और ऐसे हो जाएगा। जैसे 40 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया था आपने, तो अगेन 40 मीटर पर सेकंड ही हो गया, बट ये पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये बच्चों हमने एक ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से थ्रो करके वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट कर लिया, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ प्लॉट किया, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ प्लॉट किया, स्पीड टाइम ग्राफ प्लॉट किया, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट किया, ठीक है। इसके बाद देखिए बच्चों
अगर किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से थ्रो करते हैं तब क्या होगा? सेकंड केस है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड्स, ठीक है, फ्रॉम अ बिल्डिंग ऑफ हाइट h ले ली। बच्चों ये हमारे पास एक बिल्डिंग है, यहां से आपने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया ऊपर की तरफ। अब होगा क्या, ये अपवर्ड जाएगी, यहां तक सपोज गया, उसके बाद ये नीचे आएगी, फिर और नीचे आएगी तो ग्राउंड से टकराएगी, है ना। बच्चों एक बात ध्यान रखना, जो स्पीड यहां अपवर्ड डायरेक्शन में वही स्पीड यहां होगी, बट डायरेक्शन नीचे है, इसलिए हम बोलेंगे कि यहां की वेलोसिटी और यहां की वेलोसिटी इक्वल एंड अपोजिट होती है, मतलब मैग्नीट्यूड इक्वल है बट डायरेक्शन अपोजिट है। अब हम ये देखना चाहें, सपोज बच्चे h है, h हाइट से गिराया गया, तो आपसे कहा गया कि मैक्सिमम कितनी हाइट तक जाएगा, तो सपोज बच्चे ये मैक्सिमम h1 हाइट तक जाता है, मैक्सिमम हाइट अटेंड अबव द बिल्डिंग, है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं मैक्सिमम हाइट अटेंड, मैक्सिमम हाइट अटेंड अबव द बिल्डिंग। बच्चों हमारे पास एक्सीलरेशन है, इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी यहां पे 0 होगी। दिस इज पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ए से फेंका बी तक गया, तो यहां पे जो वेलोसिटी होगी वी बी हो गया 0। ऐसी केस में हमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना चाहिए। तो बच्चों वी स्क्वायर इक्वल टू होता है यू स्क्वायर प्लस 2as, यहां मैं वी बी लिख दूंगा, यहां ए लिख दिया, तो ये हुआ 0, यहां पे आ जाएगा यू स्क्वायर जिससे हमने थ्रो किया माइनस 2gh1, h1 आ गया यू स्क्वायर अपॉन 2g, ये वही फॉर्मेट आ गया जो अभी हमने किया था। ग्राउंड से अगर हाइट पूछ लें तो वो हो जाएगा h प्लस h1, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा गया कि कितने टाइम बाद वो ग्राउंड पे हिट होगी, देखिए टाइम आफ्टर विच इट विल हिट द ग्राउंड, इट विल रीच द ग्राउंड, ये भी बोल सकते हैं। ग्राउंड पे कब पहुंचेगी, तो बच्चों इसके दो तरीके हैं करने के। आप यहां से यहां तक जाने का टाइम निकालो t1, फिर यहां से यहां तक आने का टाइम निकालो t2, और इन दोनों को ऐड कर दो तो टोटल टाइम मिल जाएगा। दूसरा तरीका है जो हम यूज करते हैं कि आप यहां से यहां तक सीधा डिस्प्लेसमेंट निकाल दो, ठीक है। तो बेटा मैं यहां से ए से सी तक ले रहा हूं, है ना, तो क्या हो जाएगा बच्चों, सेकेंड पॉइंट में s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बेटा s में ले रहा हूं माइनस h, क्या लिया मैंने, क्योंकि देखो फाइनल पोजीशन नीचे है इनिशियल से, u है अपना u, ठीक है, t प्लस हाफ, यहां लिख दूंगा माइनस g और टी स्क्वायर, तो हमें टोटल टाइम मिल जाएगा। तो यहां से रिजल्ट आ जाएगा अपना h, इसकी विद वैल्यूज रख देंगे बच्चे, है ना, इसको आप यहीं रख दो, मैं न्यूमेरिकल वैल्यू रख के तो मैं सॉल्व करके दिखा देता हूं कि कैसे क्वेश्चन होता है। देखिए h मैंने नेगेटिव इसलिए लिया है क्योंकि फाइनल पोजीशन नीचे है, u पॉजिटिव इसलिए लिया क्योंकि अपवर्ड जा रहा है ना, और g नेगेटिव इसलिए लिया क्योंकि थ्रू आउट द मोशन डाउनवर्ड है ना। तो बच्चों ये सिंपल से क्वेश्चन है। इसके बाद जो थर्ड केस आती है, ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल कराना, है ना, ठीक है। तो बेटा थर्ड केस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है, और इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।